दोस्तों, भारत की विदेश नीति इस समय डंप्स में है, गर्त में चली गई है। बहुत बुरे हालात हैं। इतने बुरे हालात हैं कि जहां मोदी जी को समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सा उल्कापात हो गया, ऐसी कौन सी मिसाइल है जो उनको आकर लग गई, हिट करके चली गई। भाई, हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। अल्टीमेटली इतनी बड़ी बड़ी वॉर चल रही थी, यूक्रेन वॉर थी, इसराइल गजा की हिजबुल्ला की वॉर थी, इसराइल और ईरान की वॉर थी। इसके अलावा जो भारत और पाकिस्तान की वॉर थी, उसके अंदर भी दुनिया हमारे साथ खड़ी नजर नहीं आई। तो अल्टीमेटली ऐसा क्या होगा कि वो सारा का सारा जो एक मैजिक था, ऑरा था, जो पिछले 10 सालों से चला आ रहा था, वो अचानक से कैसे गायब हो गया। दुनिया ने मोदी जी से मुंह क्यों मोड़ लिया। जिस मोदी में उनको पहले बहुत सारी 10 सालों से उम्मीदें नजर आ रही थी, अचानक से वो मोदी एक लायबिलिटी लगना क्यों शुरू हो गया। और बड़ी लायबिलिटी लगना शुरू हो गया, छोटी नहीं, बड़ी लायबिलिटी लगना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो किसी भी देश ने खड़ा होकर हमारा समर्थन नहीं किया, दूर से बैठ के आग सेकते रहे। भारत को उम्मीद थी कि शायद कुछ देश हमारा समर्थन करेंगे। जो थोड़ा बहुत आउटसाइड समर्थन आया भी सिर्फ इजराइल से आया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। दुनिया का कोई बड़ा देश, कोई संगठन, वो सारे 70-80 देश जिनकी मोदी जी यात्राएं कर करके पपियां जफियां पाया करते थे, वो सारे देश भी सारे के सारे खफा होकर दूर चले गए। किसी एक देश ने भारत को समर्थन देने की नहीं सोची। भारत के अपने पड़ोसी जो कि बहुत क्लोज थे, रोटी बेटी का रिश्ता था नेपाल से, उसने भी समर्थन नहीं दिया। भूटान ने समर्थन नहीं दिया। श्रीलंका की हमने बहुत हेल्प की, उसने भी समर्थन नहीं दिया। मालदीव और पाकिस्तान से तो उम्मीद ही क्या कर रहा है, और बांग्लादेश तो वैसे ही अलग हो गया। तो पड़ोसी तो वैसे ही नाराज थे, लेकिन नेपाल का अलग होकर चले जाना हमें भी एक तरह से परेशान कर गया। अब उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि इंडिया धीरे धीरे इजराइल की ओर मुड़ता चला गया और अमेरिका की ओर मुड़ता चला गया। अमेरिका की ओर मुड़ने का मतलब था कि इजराइल को भी सपोर्ट करना। लेकिन कुछ समय से जिस ढंग से इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी काफी बड़ी कहानी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि किसी भी बात के ऊपर जहां ट्रम्प साहब हमारा रोज बेइज्जती करते थे, रोज इंसल्ट करते थे, हम चुप रहा करते थे। एक बार भी मोदी जी ने रिएक्ट नहीं किया। अब इसे तो डिप्लोमेसी आप नहीं कहोगे ना, कि एक आदमी अगर रोज तुमको भिगो भिगो के मारता है, उसके बाद भी तुम चुप रहो और उसको कूटनीति का नाम दो, तो शायद ये बात जो है ना गले के नीचे हजम नहीं होती है। वही बात हुई। तो वो रोजाना कुछ ना कुछ करते रहे। फिर उसके बाद कहा गया कि 35 मिनट की इनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन उस 35 मिनट की मुलाकात में भाई हुआ क्या? उस मुलाकात में अल्टीमेटली हुआ क्या? उस मुलाकात के अंदर किसी किस्म का कोई क्या आउटकम आया? क्या उसके अंदर ट्रम्प साहब ने कोई ऐसी बात कही जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे, या भारत की कोई ऐसी बात मान ली जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे? वो भी तो नहीं हुआ। यहाँ पर एक किस्म से कहा जाए तो हमने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। तो ये हमारी कूटनीति की बहुत बड़ी हार थी, और एक किस्म से ट्रंप की कुटिल नीति की ये जीत थी। फिर हमारे ऊपर टैरिफ वॉर लाद दी गई। हमारे ऊपर कभी 10%, कभी 26%, कभी 56%, एक के बाद एक सारे के सारे टैरिफ आने शुरू हो गए। पहले उम्मीद थी कि 25 जून तक हमारा कोई समझौता साइन हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। बातचीत आकर अटक गई। फिर कृषि के उत्पादों के ऊपर और डेयरी उत्पादों के ऊपर जो पूरी खुली छूट चाहता था अमेरिका हमसे, भारत वो देने को तैयार नहीं और पीछे हट गया। हम कृषि उत्पादों पर, डेयरी पे तो मैं भी खुद कहता हूं कि हमें अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। लेकिन बाकी जो समझौता है वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 9 जुलाई से एक बड़े जो टैरिफ होंगे, 26% होंगे या 50% होंगे, 56% होंगे, वो हमारे ऊपर लगेंगे। क्योंकि हम शायद अमेरिका के उस दबाव को सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साइन नहीं कर रहे हैं। और बाद में क्या होगा कि जब पैनिक हो जाएगा, उस टाइम कुछ भी जाके साइन करके वापस आ जाएंगे। हम दरअसल विश्व विजेता बनने के चक्कर में ना, एक किस्म से कहा जाए तो विलन बन के रह गए। बनना तो चाहते थे, सो कॉल्ड जिसे कहते हैं विश्व विजेता, विश्व गुरु, महागुरु, लेकिन कुछ बन नहीं पाए। यहां पर एक बात और कहने की, इस दुनिया में पिछले एक हफ्ते के अंदर अगर कोई महागुरु या कोई विश्व गुरु बन के निकला तो उसका नाम था अली खमनई। 56 इंच की छाती तो नहीं थी, लेकिन 86 इंच की छाती उसने जरूर दिखा दी, क्योंकि उसकी उम्र 86 साल थी। और उसने वो हिम्मत दिखाई कि वो अमेरिका और इजराइल के सामने
सीना तान कर खड़ा हो सकता है। हमारे 56 इंच के अंदर तो हिम्मत नहीं आएगी कि सीना तान कर खड़ा हो जाए। तो काश हमारे पास भी कोई ऐसा एक नेता होता, हमारे पास भी कोई ऐसा लीडर होता जिसके पास खमनई जैसा साहस होता, हिम्मत होती, उसके सामने सीना तान कर खड़ा होता, लेकिन वो हो नहीं पाया। और यहाँ पर हमारे खास तौर से जो हमारी डिप्लोमेसी है वो पिछड़ती चली गई। हमने जब से नेहरू की पूरी नीति को छोड़ा, हम एक किस्म से पीछे 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 ही चलते चले गए और फिर हम उससे उभर ही नहीं पाए। देखा जाए तो बात सिर्फ भारत और पाकिस्तान के युद्ध की नहीं थी, जहां पर कोई भी हमारे सामने नहीं खड़ा था। इसके बाद अभी जो एससीओ समिट होता है चाइना के अंदर, जिसका एक जॉइंट कम्युनिकेशन के ऊपर भारत ने, राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया। लेकिन अगर आप साइन नहीं भी करते तो क्या जॉइंट कम्युनिकेशन नहीं आएगा? जॉइंट कम्युनिकेशन तो आएगा। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो डिसेंटिंग नोट माना जाता है। लेकिन क्या एससीओ ने अपना स्टेटमेंट इशू नहीं किया? वो तो करेंगे। क्या इससे पहले एससीओ ने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या ये स्टेटमेंट इशू नहीं किया कि हम इजराइल की और अमेरिका का ईरान के ऊपर हमले का कंडेमनेशन करते हैं? भारत ने वहां भी अपने आप को डिस्टेंस कर दिया कि नहीं, हम इनके साथ नहीं, हमसे नहीं पूछा गया था। लेकिन असली बात तो ये थी कि भारत ने फैसला कर लिया था कि वो इजराइल को या अमेरिका को किसी भी रूप में कंडेम नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा। लेकिन आप निंदा भी नहीं करना चाहते, आप आलोचना भी नहीं करना चाहते, आप कोई भी उनके बारे में एक ऐसा शब्द नहीं कहना चाहते जिसके बारे में ये कहा जाए कि उससे नेतन्याहू थोड़े नाराज हो जाए या उनको बुरा लगे कि भारत ने ऐसा क्यों किया। अब हमारे यहाँ खबरें बहुत सारी ऐसी आएंगी जो आपको क्या कहते हैं कि टाइटल मिलेंगे कि एससीओ समिट के अंदर राजनाथ सिंह खूब जोर जोर से दहाड़े, शेर की तरह दहाड़े और पाकिस्तान को सुनाया, चीन को सुनाया। लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ा क्या उससे? कि सब बेकार की और बकवास की बातें हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो हमारी अब कोई सुनता नहीं है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी परेशानी यहां से निकल कर आ रही है कि उनकी बात को कोई सुन क्यों नहीं रहा है, कोई उनको पूछता क्यों नहीं है। यूक्रेन वॉर में किसी ने नहीं पूछा कि भाई इंडिया भी कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। गजा के साथ, हिजबुल्ला के साथ वॉर थी, तब हमें किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी कोई औकात है या नहीं है। उसके बाद भारत पाकिस्तान वॉर के अंदर तो हमने ठीक है जो भी नुकसान खाया सो खाया। यूक्रेन वॉर के अंदर भी हमको किसी ने नहीं पूछा। ईरान इजराइल वॉर के अंदर भी जिनपिंग की चर्चा होती रही, पुतिन की चर्चा होती रही, उनके आपस में फोन कॉल चलते रहे। ट्रंप ने पुतिन से बात की, जिनपिंग से बात की, आपस में बातचीत। हम कहाँ थे? हम तो कहीं थे नहीं, हमें तो कोई पूछता नहीं था। यहाँ पर ईरान और इजराइल की वॉर में हम तो पूरी तरह से आइसोलेटेड है। हमारा तो वो हाल था जैसे हम कोई बुर्किना फासो होते हैं या कोई हम पपुआ न्यू गिनी होते हैं। हमारा तो वो हाल था, हमें कोई पूछता नहीं था। सच बात तो यह है कि दुनिया की डिप्लोमेसी में हमारी कोई हैसियत ही नहीं रह गई। उसकी एक बहुत बड़ा कारण है कि मोदी जी ने एक्चुअली देखा जाए तो जब से नेहरू की नीति को छोड़ दिया, तब से वो जो पपियां जफियां पाई ना, इसने सारी की सारी बातें बिगाड़ दी। और उसकी वजह से हमें हर जगह पे सुनने को मिलता है। अभी ब्रिक्स समिट में जा रहे हैं 6-7 तारीख को, तो पता लग रहा है गलती से लूला डिसिल्वा ने कहा कि मैं मोदी जी को खाना खिलाऊंगा। शी जिनपिंग को पसंद नहीं आया कि तुम खाना खिलाओगे मोदी जी को अलग से बुलाकर। तो शी जिनपिंग कहते मैं नहीं आता, तो ब्रिक्स के समिट की जो चमक थी वो भी गायब हो गई। और अगले साल ब्रिक्स का समिट भारत में होने जा रहा है। जब भारत में होने जा रहा है तो क्या शी जिनपिंग वहां पर आएंगे? क्या पुतिन वहां पर आएंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो वहां पर आएंगे। दूसरी बात, अभी ईरान ने कल एक लेटर भेजा, एक बहुत बड़ा लेटर इशू किया, भारत की जनता का धन्यवाद किया। उसमें खासतौर से बहुत सारे ऐसे लोग जिनका उन्होंने पर्सनली उसका धन्यवाद किया, जिसके अंदर उन्होंने जो नाम लिए थे एस्टीम सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने ईरान को सपोर्ट किया, मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने ईरान को सपोर्ट किया, एनजीओज, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लीडर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मेंबर्स ऑफ मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। लेकिन एक बार भी मोदी का शुक्रिया अदा नहीं किया, एक बार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा नहीं किया। और लास्ट में उन्होंने फिर जो वर्ड लिखा कि जय ईरान जय हिंद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द बन के निकल कर आया। मुझे लगता है कि इसने भारत को परेशान किया होगा, भारत सरकार को, भारत को नहीं। भारत तो बहुत बड़ी संख्या में देखा जाए तो ईरान की लिस्ट में से आउट था। अब वहाँ पर हमारे डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा अंग अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है। पहले हम दूर चले गए, अब नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर से तो वहाँ जा नहीं सकते, तो हम अफगानिस्तान में एंटर कैसे करेंगे? तो एकमात्र रास्ता हमारे पास चबहार पोर्ट था ईरान से होके। हमने ईरान को भी नाराज़ कर दिया। एक किस्म से कहा जाए तो ईरान को नाराज़ करने का मतलब है कि हमने साथ में
अफगानिस्तान को भी नाराज किया। अफगानिस्तान को इसलिए नाराज किया कि हम लगातार अमेरिका को और इजराइल को सपोर्ट करते रहे, और जो तालिबान की सरकार को पसंद नहीं था। ओआईसी की मीटिंग के अंदर तालिबान ने खुलकर कहा इस बात को कि जो भी कंट्री जो है अमेरिका को इजराइल को सपोर्ट करते हैं, हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। जो थोड़ी बहुत इंडिया अपने लिए एक किस्म से एक पैठ बनाना चाहता था और पीछे इंडिया ने ट्राई किया तालिबान के साथ में, वो सारा का सारा चीज़ फिर से ख़त्म होती हुई नजर आई। अब अमेरिका तो हमें रोज़ ही इंसर्ट करता है, नेटो भी हमको नहीं पूछता है, यूरोपियन यूनियन भी हमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं देता है। उनका मकसद क्या है कि इंडिया के साथ धंधा करो और बस बाकी सब खत्म कर दो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, माल बेचना है, माल खरीदना है, इससे ज़्यादा हमें आपके साथ रिश्ता रखना नहीं है। और इंडिया को शायद ये भी रियलाइज़ कराने की बात हो रही है कि जहाँ पर वो कहा जा रहा है कि भाई तुम जो वर्ल्ड में जो सो कॉल्ड बड़ी राजनीति है, जो बड़ी कूटनीति है, तुम उसमें कहीं फिगर आउट नहीं करते हो। अभी G7 की मीटिंग में पहले तो उनको इन्विटेशन नहीं आया था मोदी जी को, जब बाद में पता नहीं कैसे मैनेज किया गया, अंदर कुछ ले दे के कुछ वादा करके सब किया गया है। तो वहाँ से इस बात का एहसास हुआ कि भारत को G7 भी नहीं देखना चाहता था, और बिना मिले फिर उसके बाद ट्रम्प साहब वहाँ चले गए, वापस चले गए। तो एक दो लोगों से ऐसे ही हाथ मिला लिए और बैठ के चाय कॉफ़ी पी ली, इससे ज़्यादा तो कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पर। जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर हमारे लिए जो एक किस्म से कहा जाए जो डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स थे, उन्होंने तो हमें मार डाला पूरा का पूरा। ये चक्कर है। और फिर ट्रेड के अंदर भी हम मार खा रहे हैं, तो ट्रेड में हम मार खा रहे हैं, डिप्लोमेसी के अंदर हम मार खा रहे हैं, आपस के जो हमारे संबंध हैं वहाँ पर हम मार खा रहे हैं, जो बड़े बड़े समिट्स हो रहे हैं वहाँ पर हम मार खा रहे हैं। हम कहाँ पर मार नहीं खा रहे हैं? हम कहाँ पर मार नहीं खा रहे हैं? हम तो हर जगह पे मार खा रहे हैं ना। हमारी वही सारी की सारी दिक्कत है, और इसलिए हमारी वो सारी की सारी परेशानियां भी हैं। बाकी देखते हैं क्या होगा, लेकिन हमारे लिए तो काटो तो खून नहीं वाली बात है। और हम एक किस्म से ऐसे बैकफुट पर, और हमारे सामने जो हमारा प्रधानमंत्री है वो एक